Hello students, today I am going to discuss about some important questions related to sample paper. Now question number 19. Rahul mother mixed oil and water in kitchen by mistake. Rahul told her that he can separate the mixture. Name the technique used by the Rahul and explain how he will do. Draw the diagram and write the principle of this technique. बेटा यहाँ पे जो ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द सेपरेटिंग फनल. ओके, नाउ ये आपका थोड़ा जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये अभी आपके सिलेबस से कट हो चुका है. तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि केरोसिन जो ऑयल है उसको हम कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं कर सकते. उसकी एक लेयर बनती है, सेपरेट लेयर बनती है. क्यों बनती है? बिकॉज ऑयल जो होता है वो हल्का होता है एज कंपेयर टू वाटर एंड इट विल फॉर्म द अपर लेयर. ओके, नाउ उसे कैसे सेपरेट करोगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्सचर को, केरोसिन ऑयल और वाटर के मिक्सचर को हम सेपरेटिंग फनल में लेते हैं. जैसे ये आपका डायग्राम है, ये सेपरेटिंग फनल का डायग्राम है. तो केरोसिन ऑयल एंड वाटर को हम मिक्स करते हैं और फिर उसे कुछ देर के लिए हम अनडिस्टर्ब रख देते हैं ताकि वो जो सेपरेट लेयर्स हैं ऑयल के और वाटर के वो सेपरेट हो जाए. नाउ ओपन द स्टॉप कॉर्क ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली. ओके, नाउ क्लोज द स्टॉप कॉर्क ऑफ द सेपरेटिंग फनल and the oil reaches the stop cork. Okay, now the transfer oil from the neck of the separating funnel to the separate vessels. तो इसमें हम निकाल सकते हैं. आप देखो कैसे, ये आपकी, तो ये आपका जो है सेपरेटिंग फनल है. यहाँ पे आपने बेटा इसमें केरोसिन ऑयल डाला है, ये वाटर डाला है, दोनों को आपको मिक्स करना है अच्छे से एंड आफ्टर दैट एक लेयर बनेगी. दिस इज़ द सेपरेटिंग लेयर. ओके, और स्टॉप कॉर्क की सहायता से हम पहले वाटर निकाल सकते हैं बेटा और उसके बाद हम ऑयल को निकाल सकते हैं. ओके, क्योंकि इसमें जो वाटर है वो हैवी है और ऑयल जो है वो लाइटर है एज कंपेयर टू वाटर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्यून सिस्टम ऑफ हरी इज डैमेज्ड बाय द अटैक ऑफ पैथोजेंस ऑन हिज बॉडी. Now the option number 1 is name the disease he is suffering from. डिजीज का नाम बताओ बेटा. तो उसमें क्या, इम्यून सिस्टम पे सबसे ज़्यादा अटैक किसके थ्रू होता है? एड्स के थ्रू होता है. नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर 2. नेम द पैथोजेंस दैट हैज़ अटैक्ड हिज बॉडी. पैथोजेंस का नाम क्या है बेटा? HIV की वजह से होता है. HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ओके, नाउ पार्ट नंबर 3. मेंशन एनी 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज. देखो बेटा 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज. सबसे पहले किसकी वजह से ये एड्स फैलता है ये आपको बताना है. तो देखो, फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. सेकेंड, transfusion of blood infected with HIV, and third is use of unfertilized needles, blades or razors, and fourth is transplantation transmission, means AIDS infected mother to the fetus developing in her womb. ओके, तो ये आपके जो है इन्हीं की वजह से क्या होता है, एड्स फैलता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल. स्मूथ मसल सेल्स का आपको डायग्राम बनाना है. ओके, तो इस डायग्राम में आपको ये जो एक सेल्स निकाल देते हैं बेटा, तो ये डायग्राम आपका ऐसे बनेगा. ओके, बीच में आपका यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये सार्कोलीमा. इसका नाम क्या है? सार्कोलीमा. ये स्पिंडल मसल सेल्स होती हैं बेटा और इनके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं. ठीक है, स्पिंडल शेप की सेल्स होती हैं ये. ठीक है, ये बनते. तो आपको डायग्राम बनाना है और इसको अच्छे से लेबल करना है. आफ्टर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा.
पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में क्या डिफरेंस है? तो देखो बेटा आंसर इसका क्या है, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कैसा है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट प्लांट टिश्यू है, जो थिन वॉल्ड सेल्स इसके पास होती हैं। सेल्स आर लूजली पैक्ड विद इंटरसेलुलर स्पेस, इसकी सेल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होती हैं, साथ में लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। एंड इट विल फॉर्म अ पैकिंग टिश्यू, इट विल फॉर्म अ पैकिंग टिश्यू of all the plant organs. Now sclerenchyma क्या है? Sclerenchyma is the mechanical tissue of the plants which comprises of highly thick walled cells with narrow lumen. The walls are thick on all the sides. इसकी जो walls होती हैं वो thick होती हैं सभी साइड से। क्यों होती हैं? क्योंकि इनकी walls पे किसकी प्रेजेंस होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैगनिन। लैगनिन एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, वैक्सी टाइप सब्सटेंस, जो इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ प्रिलिमिनरी इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल की स्टोरेज में हेल्प करता है, और इट ऑल्सो फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गैसेस। ओके, पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं टर्जिड होती हैं एंड इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सॉफ्टर parts. Now in case of collenchyma, in case of sclerenchyma, it provides strength to the plants and enable them to bear various stresses. So it form a protective covering around the seeds and the nuts. Okay, now next is, अब सेक्शन बी आता है बेटा। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस, क्वेश्चन नंबर 23 नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. Ramesh prepared the solution of chalk powder in water and Mahesh prepared the solution of milk in water. What type of solution were prepared by them? And whether the solution are homogeneous or heterogeneous. तो बेटा देखो, चॉक पाउडर इन वाटर कौन से टाइप का सॉल्यूशन है? सस्पेंशन, ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सस्पेंशन, बिकॉज अगर उसको आप रख दोगे थोड़ी देर पे के लिए तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा और वाटर जो है ऊपर आ जाएगा। ओके, मिल्क इन वाटर, मिल्क इन वाटर क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा, और दोनों के दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं? हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। ओके, मीन्स इनकी जो कॉम्पोजिशन है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होती, ये हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन शो करते हैं, ठीक है। Now this question is also not included your syllabus beta. Now next is now this is your sample paper number 1. Okay, now thank you beta. Now I will start the second sample paper. This is the general instruction beta. Now question number 1. A ball is thrown vertically upward. What is its momentum at the highest point? Vertically upward आपने यहाँ से कोई बॉल ऊपर फेंकी है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसका मोमेंटम क्या होगा? 0, क्योंकि बेटा मोमेंटम किस पे डिपेंड होता है? P इज इक्वल टू mv, ठीक है। तो अगर बॉल की वेलोसिटी वहाँ 0 हो रही है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो इट मीन्स उसका जो मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि मास मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 बन गया, पी किसके को आ गया? 0 की को आ गया। नाउ नेक्स्ट इज, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन आर द 2 यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, विच ऑफ दीज आर SI एंड नॉन SI यूनिट? देखो बेटा इसमें कैसे होगा, केल्विन कौन सी यूनिट है? SI यूनिट है, और डिग्री सेल्सियस कौन सी यूनिट है? नॉन SI यूनिट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन बेटर देन इवेपोरेशन फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर?
देखो बेटा, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो हम प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स के ऑब्टेन करते हैं किसी भी सब्सटेंस से, ठीक है, और इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो अलग रह जाती हैं, ठीक है। तो जो क्रिस्टल हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द मदर लिक्वायर से, मीन्स जो आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल रह जाता है उससे, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन इवेपरेशन। इवेपरेशन में ऐसा नहीं होता। इवेपरेशन में क्या होता है, जितना भी कुछ सॉलिड जो होता है हीट करने पे वो डिकम्पोज हो जाता है और सूख जाता है, तो कुछ सॉलिड कैन, सम सॉलिड्स कैन नॉट बी प्योरीफाइड बाय द इवेपोरेशन, ओके। तो उनको फिर क्या करते हैं, प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में लेके आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू के नाम बताने, ये आपको गिवन है बेटा। कनेक्टिव टिश्यू है, ये फ्लूइड मैट्रिक्स फॉर्म करता है, जेली लाइक होता है और डेंस होता है। तो फ्लूइड मैट्रिक्स कौन सा टिश्यू शो करता है, फ्लूइड कौन सा होता है बेटा, ब्लड, ओके। जेली लाइक सब्सटेंस में दो आते हैं, एक एडिपोज टिश्यू होता है, दूसरा एडिपोज जो फैट स्टोरेज करता है, शो करता है, और दूसरा होता है बेटा एरियोलर, एरियोलर, ओके। डेंस में क्या आ जाएगा, डेंस में हमारी बोन्स आएंगी और कार्टिलेज आएगा, ठीक है, बोन्स एंड कार्टिलेज। नाउ नेक्स्ट इज, दिस क्वेश्चन इज नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस। नाउ नेक्स्ट, now next is, in each of the adjoining diagrams a force F is acting on the object of mass m. The direction of displacement is from west to east by the longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे शो करेंगे इसको, ये डायग्राम गिवन है। On observing the diagram carefully, we find the first figure में क्या नज़र आ रहा है इस वाले में, the force is acting in the direction perpendicular to the displacement. तो work done by the force is zero. क्या हो जाएगा बेटा, work done zero हो जाएगा इसमें। सेकेंड फिगर में आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये आगे जा रहा है, इट मीन्स द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ टेक्स प्लेस इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा दैट विल बी पॉजिटिव, ओके। थर्ड में क्या आ रहा है ना बेटा नज़र, कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है वर्क डन विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन पावर एंड डिराइव इट्स एसआई यूनिट। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वॉट, व्हाट डज इट मीन। देखो बेटा, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क और द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पावर, यही होता है। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क बाय टाइम, ओके। ऐसा यूनिट पावर की, वर्क डन की क्या होती है, जूल, ठीक है, और टाइम की सेकेंड, जूल पर सेकेंड, दैट इज, ये यूनिट होती है आपकी पावर की। बट ऐसा यूनिट में हम इसको क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, ओके, 1 वॉट। अब पावर को 1 वॉट कैसे कह सकते हैं, देखो, जब रेट ऑफ डूइंग वर्क 1 जूल पर सेकेंड हो रहा है, इट मीन्स दिस इज द पावर ऑफ, दिस इज द यूनिट ऑफ पावर, दैट इज 1 वॉट। अब एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 10 वॉट। 10 वॉट का मतलब क्या है बेटा, कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है दैट सप्लाइड 10 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, ओके। 10 जूल ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, पर सेकेंड में सप्लाई होती है, तो वो क्या है आपकी इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल्स इफ इट इज यूज फॉर 5 मिनट्स। अगर इसको 5 मिनट में यूज़ करते हैं तो टाइम 5 मिनट है, उसको सेकेंड में चेंज कर दो, 300 सेकेंड। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। अब देखो बेटा, पावर होती है वर्क बाय टाइम, तो वर्क क्या है, एनर्जी है एक तरीके से, ठीक है। तो हमें निकालनी है एनर्जी। एनर्जी कैसे निकलेगी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम, ये होगी 10, टाइम कितना है 300, देन व्हाट विल बी द आंसर, 3000 जूल इज द आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस बेटा।
Now this question. When an athlete comes running from a distance, he is able to jump longer. Why? कैसे लॉन्ग जंप क्यों करता है? क्योंकि बेटा उसके पास मोमेंटम है. ही गेन द मोमेंटम. मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि उसने डिस्टेंस लॉन्ग है, ठीक है, कम टाइम में लंबा डिस्टेंस कवर किया है. तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो इट मीन्स मोमेंटम भी ज़्यादा होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट इज the velocity time graph of ball is mass 20 gram moving along a straight line on a long table. ये फिगर आपको दिखा रखी है. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? देखो बेटा, अब फोर्स किसके इक्वल होता है? F इज इक्वल टू M इंटू में A. अब A किसके इक्वल होता है? A होता है V माइनस U बाई T. देन मास इज इक्वल टू, मास गिवन है यहाँ पे, ए की वैल्यू आपने यहाँ पे बता दी है 0.02 मल्टीप्लाई वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन हेयर इन दिस ग्राफ. दिस इज 20 बेटा. फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 20 डिवाइड बाय टाइम 10 सेकेंड. Then what will be the answer? Minus 0.04 Newton. Okay, so this is the force. Now next is mass is given. Now what is the relationship between the force applied on the body and the resulting acceleration caused in it? तो देखो बेटा, फोर्स किसके इक्वल होते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, सो दिस इज द रिलेशन. नाउ नेक्स्ट इज अ फोर्स प्रोड्यूस an acceleration of 5 meter per second square when applied on a body of mass 2 kg. Now find the magnitude of force and how much acceleration with the same force produced when applied to the body of mass 4 kg. देखो बेटा, इसको कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले आप इसको, मास इज गिवन, एक्सेलरेशन इज गिवन. देखो मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है. अप्लाई द फॉर्मूला. F इज इक्वल टू M इंटू में A. मास इज 2 एंड एक्सेलरेशन इज 5, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन. ओके. नाउ दिस force, that is same force is applied on the object of mass having the 4 kg. अब मास किसके इक्वल होता है? मास 4 kg गिवन है. एक्सेलरेशन बतानी है. अब एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका F बाई M. इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे बेटा, यहाँ से F बाई M आ जाएगा. तो ये आपका रहेगा 10/4, दैट इज इक्वल टू 2.5. ओके, ये आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज ए सब्सटेंस A has high compressibility and can be easily liquefied. It can take the shape of any container. Predict the nature of the substance and list 4 properties of this states of matter. Now a substance A, बेटा हाई compressibility वो शो करता है जो गैसेस होती हैं. मीन्स क्यों शो करता है? क्योंकि उसके अंदर गैसेस के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या होता है? खाली होता है. ठीक है. अब इट हैज़ ए हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी. हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी क्यों शो करता है? बिकॉज ऑफ इजीली लिक्विफिएबल. ठीक है. उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर लार्ज स्पेस होता है. और जो कॉम्प्रेसिबिलिटी हाई शो करता है वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगा. ओके. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड एंड ऑन अप्लाइंग to give the liquid. Particles of gas are not moving in all possible direction with possible speed. Now gases show the property of diffusion. Diffusion क्या होता है बेटा? Intermixing of particles of its own. Okay, so this is called as diffusion. Now next is list the 4 properties of non-metals. Non-metals क्या होते हैं? Which can gain the electrons and shows the gain the electrons and it will form the negative charge. Okay, property number 1, they shows a variety of colors. Second,
दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, पुअर कंडक्टर क्यों करते हैं बेटा? बिकॉज दे हैव एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. थर्ड इज दे आर नॉट मेलेबल और डक्टाइल. ये ना तो मेलेबल है ना ही डक्टिलिटी शो करते हैं. बिकॉज नॉन मेलेबिलिटी क्या होता है? मीन्स नॉन मेलेबल का मतलब है कि इसको हम आसानी से थिन शीट की फॉर्म में नहीं बना सकते. डक्टाइल कौन सा होता है? इसको हम थिन वायर्स की फॉर्म में भी ड्रॉन नहीं कर सकते हैं. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दे आर नॉट लस्टरस और सोनोरस. बिकॉज मीन्स इन शाइनिंग भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं और साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं. नाउ व्हाट आर द टू एग्जांपल्स? सल्फर एंड फास्फोरस, chlorine, all these are the example of non metals. Okay, thank you students.